नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो दशकों से सुलग रहा है पर अक्सर नजर नहीं आता। मतलब इजराइल और ईरान के बीच का जो ये टकराव है। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो इस अदृश्य युद्ध की कई परतें खोलती है। सही। तो आज कोशिश करेंगे कि इस टकराव की जड़ें क्या हैं, इसके मुख्य पहलू जैसे प्रॉक्सी वोट, परमाणु चिंता हैं, साइबर वॉरफेयर और आज के माहौल में इसके क्या मायने हैं, इसे थोड़ा गहराई से समझें। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई आमने सामने की जंग नहीं है, ज्यादातर ये पर्दे के पीछे से चलता है। हाँ, वही। इसकी शुरुआत तो 1979 की ईरानी क्रांति से हुई थी, जिसने पूरे रीजन का समीकरण ही बदल दिया था, है ना? एग्जैक्टली 1979 एक बहुत बड़ा मोड़ था। शाह को हटा दिया गया और फिर आए अयातुल्ला खुमैनी। उनका जो शासन था वो विचारधारा के स्तर पर ही इजराइल के सख्त खिलाफ था। अच्छा। ईरान ने न सिर्फ इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया, बल्कि वो हिजबुल्ला जैसे गुट लेबनान में या फिर हमास है गाजा में, इनको खुला सपोर्ट देने लगा। और दूसरी तरफ इजराइल को लगने लगा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम और उसका बढ़ता असर जैसे सीरिया में या लेबनान में वो उसके लिए एक अस्तित्व का खतरा है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए इसे शैडो वॉर कहते हैं, मतलब सीधी जंग से बचते हुए एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश, प्रॉक्सी के जरिए, साइबर हमलों से। हाँ, तो इसके मुख्य तत्व क्या हैं? परमाणु तनाव की बात करें पहले। हाँ, परमाणु मुद्दा शायद सबसे बड़ा है। इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना चाहता है। और इसके लिए उसने क्या कहते हैं, काफी कुछ किया है। जैसे वो स्टक्सनेट साइबर हमला था जो शायद इजराइल और अमेरिका ने मिलकर किया था। वो स्पेसिफिकली ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। बहुत सोफिस्टिकेटेड था वो। हाँ, सुना है। और ईरानी वैज्ञानिकों की हत्याओं के आरोप भी लगते रहे। हाँ, वो भी इसी कड़ी का हिस्सा माना जाता है। मतलब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को धीमा करने या रोकने की कोशिश। फिर 2015 में वो ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी, JCPOA। उस पे भी काफी हंगामा हुआ। इजराइल उसके सख्त खिलाफ था। क्यों? देखिए, इजराइल की मुख्य चिंता ये थी कि ये डील ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर रोक नहीं लगाती। दूसरा, इसमें कुछ पाबंदियां एक तय समय के बाद खत्म हो जाती, जिसे सनसेट क्लॉज कहते हैं। अच्छा। और उन्हें ये भी डर था कि ईरान शायद चोरी छिपे अपना काम जारी रखे। तो जब 2018 में अमेरिका इस डील से हट गया, तब तो तनाव और ज्यादा बढ़ गया। ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगे और उसने भी अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटी तेज कर दी। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ न्यूक्लियर या साइबर लेवल पर नहीं है। जमीन पर प्रॉक्सी गुटों का रोल भी बहुत बड़ा है ना? बिल्कुल, ये ईरान के रणनीति का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसे असिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। मतलब सीधे इजराइल से टकराने के बजाय। हाँ। लेबनान में हिजबुल्ला, गाजा में हमास और इस्लामिक जिहाद, सीरिया, इराक, यमन में अपने समर्थक गुटों को हथियार, पैसा, ट्रेनिंग देना। और ये गुट फिर इजराइल के लिए सिरदर्द बने रहते हैं। हाँ, वो इजराइल पर रॉकेट दाग सकते हैं, सीमा पर तनाव बनाए रख सकते हैं, एक तरह से इजराइल को उलझाए रखते हैं। और इजराइल का जवाब? वो चुप तो नहीं बैठता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इजराइल लगातार, खासकर सीरिया में ईरानी ठिकानों पर या हथियारों के काफिलों पर या इन प्रॉक्सी गुटों के कमांडरों पर हवाई हमले करता रहता है। वो कहता है कि ये ईरान को रोकने के लिए जरूरी है। लेकिन पिछले कुछ समय में, मतलब 2023-24 में, ये शैडो वॉर थोड़ा प्रत्यक्ष भी हुआ। हाँ, वो अप्रैल 2024 वाली घटना तो अभूतपूर्व थी। पहली बार ईरान ने अपनी जमीन से सीधे इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे। हालांकि इजराइल और उसके सहयोगियों ने ज्यादातर को रोक लिया था। अमेरिका, UK, फ्रांस, जॉर्डन, सबने मिलकर। हाँ, बिल्कुल। डिफेंस सिस्टम काफी कामयाब रहा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एस्केलेशन था। और फिर इजराइल ने भी ईरान के अंदर कुछ ठिकानों पर जवाबी हमला किया। सीमित था, लेकिन संदेश साफ था कि वो भी अंदर तक मार कर सकता है। तो ये सब एक बड़े जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर हो रहा है। इसमें बाकी क्षेत्रीय ताकतों का क्या रोल है, जैसे खाड़ी देश? हाँ, खाड़ी देश जैसे सऊदी अरब, UAE, वो ईरान के बढ़ते असर और उसके परमाणु कार्यक्रम से बहुत चिंतित हैं। इसी चिंता ने उन्हें इजराइल के करीब ला दिया है। अच्छा, वो अब्राहम अकॉर्ड्स वगैरह उसी का नतीजा है? हाँ, काफी हद तक। कुछ अरब देशों का इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करना, ये इसी समीकरण का हिस्सा है। हालांकि वो ईरान के साथ भी पूरी तरह दुश्मनी नहीं चाहते, एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। और ग्लोबल पावर्स, अमेरिका, रूस, चीन। अमेरिका तो पारंपरिक तौर पर इजराइल का सबसे पक्का साथी है। सुरक्षा गारंटी देता है, ईरान पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन साथ ही एक बड़े युद्ध को टालना भी चाहता है। रूस जो है वो ईरान और सीरिया का सहयोगी है,
लेकिन यूक्रेन युद्ध की वजह से अभी उसका ध्यान मध्य पूर्व पे शायद थोड़ा कम है। और चीन की भूमिका भी बढ़ रही है, सुना है? हाँ, चीन की भूमिका दिलचस्प है। वो मध्य पूर्व में अपनी डिप्लोमैटिक पैठ बढ़ा रहा है। जैसे 2023 में उसने सऊदी अरब और ईरान के बीच समझौता करवाया था। अच्छा, हाँ। चीन मुख्यतः तेल और व्यापार के लिए स्थिरता चाहता है, इसलिए वो किसी का पक्ष लेने से बचता है, एक तरह से न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है। तो अगर हम 2025 की बात करें तो आज स्थिति क्या है, एक तरह से समराइज करें तो? स्थिति बहुत तनावपूर्ण है, पर एक नाजुक संतुलन पे टिकी है। कोई खुली जंग नहीं है, लेकिन इजराइल लगातार ईरान और उसके प्रॉक्सीज के खिलाफ ऑपरेशन कर रहा है, जिसे वो निवारक कार्रवाई कहता है। और ईरान? ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वो शायद हथियार बनाने लायक यूरेनियम बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है। बाप रे। और जो क्षेत्रीय देश हैं, वो एक मुश्किल रस्सी पर चल रहे हैं। इजराइल के साथ दोस्ती भी कर रहे हैं और ईरान को नाराज करने से भी बच रहे हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये मध्य पूर्व में एक हाई स्टेक कोल्ड वॉर जैसा है, जिसमें विचारधारा, सुरक्षा, परमाणु खतरा सब कुछ मिला हुआ है। बिल्कुल, और दोनों मुख्य खिलाड़ी इजराइल और ईरान शायद सीधे टकराव से बचना चाहते हैं, पर खतरा हमेशा बना रहता है। हाँ, कि कोई एक गलत कदम, कोई मिसकैलकुलेशन और ये शैडो वॉर एक खुली विनाशकारी जंग में बदल सकता है, जिसके नतीजे फिर पूरी दुनिया झेलेगी। सही कहा, और यही सबसे बड़ा सवाल है कि ये कब तक ऐसे चलेगा। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यही है, क्या ये नाजुक संतुलन हमेशा बना रह पाएगा? वो कौन सी चिंगारी हो सकती है जो इस अदृश्य युद्ध को खुली लड़ाई में बदल दे? और क्या ये क्षेत्रीय देश हमेशा इस दोहरी नीति पर चल पाएंगे, इजराइल से दोस्ती और ईरान से सावधानी?